This call is now being recorded. चलिए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि आज ओरिएंटेशन सेशन है। और ओरिएंटेशन सेशन हमने ऑलरेडी पहले से शेड्यूल किया था 23 अगस्त का। जिस दिन लास्ट हमारा यूपीएससी का जिस दिन लास्ट सेशन था, फ्राइडे को लास्ट सेशन हमने किया था, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि 23 तारीख से हम लोग यूपी एसएससी के लिए अपने लाइव क्लासेज की शुरुआत कर देंगे। क्योंकि मुझे लग रहा था समय बहुत कम है, ऐसा लग रहा था कि नोटिफिकेशन बस दस्तक दे रहा है। और इसको हम कोइंसिडेंस कह लें या जो भी, कि आज यानी कि 23 तारीख से हमने इस सेशन को शुरुआत करने के लिए फैसला किया था और ऑलरेडी शेड्यूल था, आप सबको पता था। और कल 22 तारीख की शाम को नोटिफिकेशन आ गया एसएससी जीएसटी का, और 300 प्लस वैकेंसीज। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न सबके सामने बना हुआ था, इस बार कितनी वैकेंसीज आएंगी। पिछली बार 400 प्लस वैकेंसी थी, तो सबको उम्मीदें थी कि इस बार भी ज्यादा वैकेंसीज होंगी। क्योंकि हमने वो दौर देखा है जब एसएससी जीएसटी के लिए 110, 115, मतलब कभी अगर 130-35 वैकेंसीज आ गई तो मतलब बहुत ज्यादा होती थी। फिर उसके बाद में पिछले 2-3 सालों में स्थिति काफी अच्छी हुई और लगातार पदों को भरने के लिए जो प्रयास किए जाने लगे तो वैकेंसी ज्यादा आई। और पिछले बार तो 400 प्लस वैकेंसी चली गई थी, और इस बार भी 300 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। तो ये सबके लिए बहुत बहुत ही अच्छी बात है। बहुत मैं कह सकता हूँ कि सबके लिए एक खुशखबरी है। और साथ साथ में स्टीओ के लिए भी, यानी कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी, एसएसटी के लिए भी लगभग 10 वैकेंसीज हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। बढ़िया तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग आज के इस ओरिएंटेशन सेशन में देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मैंने आप लोगों को सुबह में बताया था। सो क्या क्या डिस्कशन हम लोग करेंगे, नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस करने लायक है। नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ी है, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस करने लायक है उसके ऊपर हम लोग प्रकाश डालेंगे। उसके अतिरिक्त सिलेबस है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है। पिछले कुछ वर्षों के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग कंपाइल करके देखेंगे कि किस किस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फोकस हमें कहाँ कहाँ करना है। क्योंकि सुनने में लगता है कि एसएससी जीएसटी में तो इंग्लिश व्याकरण और मतलब हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर पोर्शन पूछे जाते हैं, लेकिन क्या ये वाकई इतना छोटा पोर्शन है? अगर देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर अपने आप में एक बहुत विशाल समंदर है, और वैसे ही हिंदी व्याकरण भी। तो हमें इस पूरे सेगमेंट में कहां पर एग्जैक्टली ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों को फोकस करके हमें पढ़ाई करनी है अगले 60 दिनों में, क्योंकि इनफैक्ट 60 दिन से भी कम समय हमारे पास बचा हुआ है। हम आज उसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। आरएपीसी सेशन जिसको लेकर के आप सभी बहुत उत्सुक हैं कि सर यह सेशन किस प्रकार से चलेगा, इसमें क्या क्या चीजें होंगी, किस प्रकार से लाइव क्लासेज होंगे, किस प्रकार से क्लासेज चलेंगी, आखिर क्या वजह है कि इस सेशन के साथ जो लोग जुड़ते हैं उन लोगों के लिए सफलता बहुत आसान हो जाती है और बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं। क्या राज है? मैं जानता हूं आप लोगों के मन में ये सारे प्रश्न हैं। तो इन सारे प्रश्नों का जवाब हम आज जानने का प्रयास करेंगे। जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूंगा। उसके साथ में ट्रांसलेशन पैसेज एक्सेस आप कैसे कर सकते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में संदेह है। क्योंकि मैं प्रतिदिन हम लोग एक पैसेज डालते हैं और उसके बाद में कई लोगों का आता है प्रश्न कि सर कैसे एक्सेस करें, तो वो कैसे होगा उसको हम आपको लाइव डेमो देंगे। सेल्फ स्टडी चैलेंज जो हमने यूपीएससी के दौरान किया था, जिसका बहुत बहुत ज्यादा फायदा सभी को मिला और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस सभी लोगों ने किया है, जितने भी लोग हमारे साथ 40-45 तो प्रिपरेशन कर रहे थे। तो सेल्फ स्टडी चैलेंज क्या है जो अक्ष फाउंडेशन के द्वारा शुरू किया गया है, और किस प्रकार से आप इसको चैलेंज तो आपने लेना है, मेहनत तो आपने करनी है, पर किस प्रकार से उसमें हम लोग एज ए कैटलिस्ट काम करके और आपको आपके सफलता तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मॉक टेस्ट कैसे देना है आपको, उसका लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन, बहुत लोगों को इसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, और उसके साथ साथ में जो स्टडी आप करेंगे उसकी प्लानिंग क्या होगी। तो इन सारी बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, समय कम है और कम समय में हमें सारी चीजें कवर करनी है। इसीलिए हमने नॉर्मली हम अपने सेशन में म्यूट करके नहीं रखते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि जो भी हमारे साथ के जो पुराने जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हम लोग सर से बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि हमें इसी मॉडलिटी में चलना पड़ेगा। लास्ट में फिर हम चर्चा के लिए ओपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन को लेकर के थोड़ी सी जो अगर किसी के मन में किंचित भर भी संदेह है तो हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन
एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ठीक है। सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी। अगर आपने, मैं बिल्कुल सरल तरीके से समझा देता हूं, कई सारे लोगों को इसको लेकर के दुविधा रहती है। मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए? किसी भी सब्जेक्ट में होगा, आप इसके लिए एलिजिबल है। पहली बात, मास्टर्स डिग्री आपने हिंदी में किया है, हिंदी विषय के साथ आप एलिजिबल है। आपने इंग्लिश में किया है, आप एलिजिबल है। हिंदी या इंग्लिश के अतिरिक्त आपने किसी और विषय में किया है, आप एलिजिबल है। आपने हिंदी माध्यम से किया है, आप एलिजिबल है। आपने इंग्लिश माध्यम से किया है, आप एलिजिबल है। यानी कि मास्टर्स डिग्री आपके पास में यदि है तो आप एलिजिबल है। अब हम बात करते हैं कि उसके साथ में क्या चाहिए। तो यदि आपने मास्टर्स डिग्री हिंदी से किया है, हिंदी विषय के रूप में यदि आपने किया है, तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपका इंग्लिश या तो एक विषय होना चाहिए या तो आपका माध्यम, परीक्षा का माध्यम होना चाहिए। यदि आपने मास्टर्स हिंदी माध्यम से किया है तो ग्रेजुएशन लेवल पे इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर आपकी परीक्षा का माध्यम होना चाहिए। वैसे ही इंग्लिश के साथ में यदि आपने इंग्लिश विषय से या इंग्लिश माध्यम से अपना मास्टर्स किया है तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी या तो एक विषय होना चाहिए या तो एक माध्यम होना चाहिए। तो यह हो गया। उसके अतिरिक्त आपके पास में ट्रांसलेशन में डिप्लोमा हो या किसी भी तरह का कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स हो, कोई भी कोर्स यदि आपने ट्रांसलेशन में किया हुआ है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ यह मेंशन किया गया है, कहीं पर भी नोटिफिकेशन में डिप्लोमा का उल्लेख नहीं किया गया। यहाँ पे लिखा गया रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। डिप्लोमा को कंपलसरी बना करके कहीं पे उल्लेख नहीं किया गया है। तो या तो आपने डिप्लोमा किया है, पीजीडीटी, नहीं तो आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया है, फिर भी आप इसके लिए एलिजिबल है। दोनों में से कुछ भी नहीं किया है, आप कहीं कार्यरत हैं और यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन वर्क में, अनुवाद कार्य में, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी का यदि आपके पास में एक्सपीरियंस है तो भी आप एलिजिबल है। परंतु जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, जो आप प्रोड्यूस करेंगे, उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में यह साफ साफ उल्लेख होना चाहिए कि आपने हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद का कार्य किया है, तभी उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, जो कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर के लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। अभिषेक ठीक है, जी, जी हाँ, यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा। जी बहुत सारे अभ्यर्थियों को डाउट कहाँ पे होता है कि सर मैंने बीए भी हिंदी मीडियम से किया है और एमए भी हिंदी मीडियम से किया है, जी और यहाँ पे परेशानी क्या होती है कि उनको समझ में नहीं आता कि वेदर ही और सी इज एलिजिबल और नॉट। ऐसे कंडीशन में अगर आपने ग्रेजुएशन और यूजी और पीजी दोनों अगर एक ही हिंदी मीडियम से किया है या इंग्लिश मीडियम से किया है, ऐसे सिचुएशन में आपके पास ग्रेजुएशन में एटलीस्ट कम से कम एक पेपर, अगर हिंदी मीडियम से किया है तो इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होनी चाहिए। अगर इंग्लिश से आपने एमए हिंदी किया है और सॉरी एमए इंग्लिश किया है और ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश मीडियम रहा है, तो इस सिचुएशन में आपके पास स्नातक स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में कम से कम एक पेपर, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक पेपर, दो पेपर, ऑप्शनल है या कंपलसरी है, इलेक्टिव है, कोई भी सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में हिंदी एक पेपर होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश मीडियम से यूजी और पीजी किए हैं तो। यह चीज बिल्कुल आप लोग क्लियर कर ले दिमाग में, किसी प्रकार के उलझन में आप लोग मत रहें। एक और प्रश्न बार बार आ रहा है कि सर यदि मेरे ग्रेजुएशन में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने पढ़ा है और इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, तो क्या मुझे मीडियम सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? तो यदि इंग्लिश और हिंदी आपके मार्कशीट में एक सब्जेक्ट के रूप में उल्लेख किया हुआ है, एक विषय के रूप में वहां पे लिखा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मीडियम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आसानी से बन रहा है तो बनवा के रख लें, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, पर उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है यदि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही विषय आपके मार्कशीट में उल्लेख किए गए हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग और हम देख लेते हैं कि सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर के लिए, जो कि कुल 9-10 पोस्ट है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? बिल्कुल सेम एलिजिबिलिटी है। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां पर एज ए जेटीओ जेएसटी के लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, वहां पे एसटीओ के लिए या एसएसटी के लिए आपको 3 साल के अनुभव की आवश्यकता होती है। यदि आपने पीजीडीटी नहीं कर रखा है और यदि आप अनुभव के आधार पर यदि आपने आवेदन किया है तो आप एसटीओ के लिए तभी योग्य हैं जब आपने के पास कम से कम 3 वर्ष का एक्सपीरियंस
आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में उल्लिखित होगा। यही अंतर है, बाकी और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कहीं कोई अंतर नहीं है। तो ये हमने बात कर ली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एलिजिबिलिटी से संबंधित और भी सारी बातों पे संतोष सर चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इंडिकेटिव सिलेबस इसका क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमने आपके लिए होमवर्क किया है और हमने यह देखने का प्रयास किया है कि पिछले वर्ष जो एग्जाम हुए उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। 3-4 वर्षों का हमने जो क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस किया और एनालिसिस के बाद हमने यह देखा कि जैसे समाज से 2 क्वेश्चन, विशेषण से 2 क्वेश्चन यदि हम हिंदी ग्रामर की बात करें, पर्यायवाची शब्दों से 6 क्वेश्चन, वचन से 2 क्वेश्चन, तत्सम तद्भव से 4 प्रश्न हैं। उसके बाद शब्द ज्ञान से जैसे वर्तनी इत्यादि सब मिला करके 5 प्रश्न हैं। संधि विच्छेद से 4 प्रश्न है, संधि विच्छेद से, वर्ण विचार से 4 प्रश्न हैं। वाक्य से संबंधित यानी कि वाक्यों की शुद्धि अशुद्धि और वाक्यों का सही क्रम सजाना, इससे कुल मिलाकर के 22 प्रश्न पूछे गए हैं। विलोम शब्द से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। क्रिया विशेषण से 2 प्रश्न, क्रिया से 2 प्रश्न, काल से 4, ऐसे ही लोकोक्तियों और मुहावरों से 4 प्रश्न, लिंग से 51 मतलब 2 प्रश्न पूछे गए हैं। और इसी प्रकार से कारक से आपके 2 प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश जो है 4 गद्यांश पूछे गए हैं, जिसमें कि आपको 5 गद्यांश पूछे गए हैं, माफ कीजिएगा, जिसमें कि 25 प्रश्न बने हैं। इसमें गद्यांश पे आधारित प्रश्न भी है और गद्यांश रिक्त स्थान की भरने के लिए भी गद्यांश आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से ये आप देख पाएंगे कि जो हिंदी व्याकरण से संबंधित, वैसे ही यदि हम लोग इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर से संबंधित भी इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखें तो यहाँ पर कॉमन एरर 12, इडियम्स फ्रेजेस से 4, वॉइस से 10 है ना, पैसेजेज से संबंधित 30 प्रश्न है, नरेशन से 12 है, सेंटेंस करेक्शन से 11 है, एंटोनिम्स एनोनिम से 16 है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 6 है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न और भी अलग अलग वर्ष का जो एग्जाम हुए उनको देख करके हम लोगों ने, आज मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो मुझे प्रेरोगेटिव शब्द मिल गया सिनोनिम्स एंटोनिम्स में, तो मैंने इसको यहाँ लिख करके हाईलाइट कर दिया कि ये प्रेरोगेटिव शब्द लगातार हमारा पीछा कर रहा है, पीछा छोड़ नहीं रहा है, कंटिन्यूअस लगातार प्रेरोगेटिव शब्द हम लोगों ने यूपीएससी के दौरान भी देखा और ये पेपर में भी आ गया। तो इसलिए मैंने लिख करके हाईलाइट किया। ये देख करके मेरे को थोड़ा सा लगा कि एग्जामिनर्स का बहुत फेवरेट शब्द लग रहा है प्रेरोगेटिव, बार बार एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। खैर, कॉमन एरर से संबंधित 8 प्रश्न यहाँ पे हैं, वॉइस से 11 हैं, सेंटेंस से 10, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से संबंधित 10 प्रश्न हैं। वैसे ही फिल इन द ब्लैंक्स 15 प्रश्न है, नरेशन 10 है ना, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, सेंटेंस करेक्शन से है, इडियम से 5 प्रश्न है, कॉम्प्रिहेंशन से 35 प्रश्न पूछे गए हैं। ये पिछले वर्ष का एनालिसिस है। तो इस प्रकार से आप देखें कि अगर हम इसको एक ओवरऑल देखने का प्रयास करें, जो पिछले 3-4 वर्षों के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हमने देखे, तो उसके अनुसार जो हम एक अपना प्लान बना सकते हैं कि किस प्रकार से हमें कहाँ फोकस करके तैयारी करनी है। तो वर्ण विचार से 5 से 7 प्रश्न, जिसमें कि आपका सघोष अघोष है ना, अल्पप्राण महाप्राण, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण ये 4 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, जिसको कि हमने आरपीसी के दौरान कई बार क्लियर कराया है और फिर से हम क्लियर कराएंगे, तो आपके 3 से 5 प्रश्न यहाँ आपके पकड़े जाएंगे। शब्दों से संबंधित, जिसमें वर्तनी शुद्धि अशुद्धि और रिक्त स्थान, यानी कि एक वाक्य दे देता है, बीच में एक शब्द जो कि आपको फिल करना होता है। 5 से 8 प्रश्नों के बीच में अलग अलग वर्षों के एक कंप्लीट एनालिसिस करके एक एवरेज हमने यहाँ पे देने का प्रयास किया है कि जहां पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और इन टॉपिक्स को देख करके आप यह भी समझ सकते हैं या अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं कि आप इसमें कहाँ पर फिट बैठते हैं, कौन सा सेगमेंट आपका स्ट्रांग है, कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। पर्यायवाची शब्द 6 से 9 इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। विलोम 4 से 8, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से 2 से 4 प्रश्न रहते हैं। वचन से 3 से 5 प्रश्न या इससे ज्यादा भी। तत्सम और तद्भव से 4 से 6, संधि विच्छेद से 4 से 7 प्रश्न, और समाज से 2 से 3, किसी वर्ष समाज से प्रश्न नहीं भी रहे हैं तो समाज से 2 से 3-4 प्रश्न समाज से रहते हैं। कभी कभी नहीं भी रहा है, ऐसा नहीं कि लगातार पूछा जाता है। वाक्य से संबंधित ज्यादा प्रश्न रहते हैं।
जिसमें कि वाक्यों की शुद्धि अशुद्धि और साथ में वाक्यों को सही क्रम में सजाना, ठीक है। तो और फिर फिलअप बीच में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। तो ये सारे लगभग प्रश्न 20 से 25 प्रश्न इससे संबंधित रहते हैं। एक बहुत मेजर पोर्शन आपके 100 प्रश्न का अगर हम हिंदी का पोर्शन देखते हैं तो लगभग यह उसका 25% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो यह एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अनेक शब्दों के एक शब्द 4 से 7 प्रश्न यहाँ से रहते हैं। विशेषण क्रिया विशेषण से 4 से 6 शब्द, क्रिया से संबंधित लगभग 2 से 4 प्रश्न रहते हैं और इसमें भी प्रेरणार्थक क्रिया से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। काल से संबंधित 4 से 6 प्रश्न, कारक से संबंधित 2 से 4 प्रश्न और गद्यांश जिसमें कि रिक्त स्थान की पूर्ति करने से भी संबंधित गद्यांश होते हैं कि एक पूरा गद्यांश दे दिया, बीच में नंबर छोड़ दिए, इस नंबर पे क्या शब्द सही रहेगा, 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन चुन के वहां पे भरना है। इससे संबंधित गद्यांश और बाकी गद्यांश पे आधारित प्रश्न जो कि नॉर्मल रहता है। तो इस तरह के 5 या 6 गद्यांश भी दिए गए हैं, यानी कि लगभग 25 से 30 यहाँ पे आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं। लोकोक्ति और मुहावरे जो है 4 से 6 प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये इस प्रकार से पूरा हिंदी के सिलेबस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की, कि इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट करने की आवश्यकता है। वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 से 12 प्रश्न वॉइस से पूछे जाते हैं, नरेशन से। और ये एवरेज, मतलब मैंने एवरेज निकाला तो प्रत्येक वर्ष कम से कम 10 जो प्रश्न है वो आपके एक्टिव और पैसिव वॉइस से पूछे जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से 10 से 12 प्रश्न, कॉमन एरर्स से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं 8, 10, 12, है ना। एवरेज मैंने 8 से 10 लिखा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा भी रहता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट को लेकर के खूब प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले 2-3 एग्जाम जो हुए हैं उसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट के प्रश्न रहते हैं, लगभग 7-8 प्रश्न इससे हैं। सेंटेंस करेक्शन के बीच में कोई एक सेगमेंट को हाईलाइट करके उस सेगमेंट की जगह पे कौन सा नीचे एबीसीडी में से आप सेगमेंट वहां पे पुट करेंगे तो वह सेंटेंस सही हो जाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस करेक्शन से संबंधित 8 से 12 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, जहां पे वर्ड्स, और ये वर्ड्स ऐसा नहीं कि नॉर्मल वर्ड्स है, ये अच्छे, मतलब जो हम लोग सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में जो हम शब्द देखते हैं उस स्तर के शब्द जो है यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे शब्द पूछे जा रहे हैं। सो 8 से 10 वहां पे आपकी जो वोकेबुलरी है उसको एक तरह से जांचने का प्रयास इसके माध्यम से किया जा रहा है। एंटोनिम्स एनोनिम्स से 10 से 15 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिछले वर्ष जो एंटोनिम्स एनोनिम्स पूछे गए थे वह आसान थे, परंतु मुझे लग रहा है कि इस वर्ष यह इतना आसान रहने वाला नहीं है। इडियम्स फ्रेजेस 5 से 7 प्रश्न, कॉम्प्रिहेंशन से 30 से 35, या तो आपके 6 या 7, पिछले बार तो 7 थे, जिसमें 3 या 4 फिल इन दी ब्लैंक्स वाले थे, यानी कि पूरा एक पैसेज आपको दे दिया है और उस पैसेज में बीच में जगह जगह पे जगह छोड़ करके और फिल इन दी ब्लैंक्स करने के लिए आपसे कहा जाता है नीचे दिए हुए विकल्पों में से। तो इस तरह के प्रश्न भी काफी पूछे गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपका इंडिकेटिव इंग्लिश का सिलेबस है जिससे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम कॉमन एरर की बात करें तो कॉमन एरर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है इंग्लिश ग्रामर के। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें भूलना नहीं चाहिए और जिसकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी, जो हम इस सेशंस के दौरान करेंगे। जिसमें कि आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है ना, आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल को हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके साथ में प्रीपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉमन एरर जो भी आता है उसमें प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, ये सारे इससे संबंधित कॉमन एरर रहते हैं। टेंस को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जिससे संबंधित प्रश्न, सीधे प्रश्न बिल्कुल नहीं है, परंतु इसे हमें पढ़ना होगा, इससे संबंधित प्रश्न हमें जरूर करने होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, है ना, ये सब हमें करने होंगे। इससे संबंधित प्रश्न हमें अवश्य करना होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रश्न करने होंगे और भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये एक तरीके से इंग्लिश का आपका टेंटेटिव सिलेबस है जो हमें कवर करना है और जिससे हम अगले 2 महीने के दौरान जो भी हम सेशंस करेंगे तो इन सारे टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि सर किस प्रकार से हम लोग कवर करेंगे, है ना, समय कम है। बिल्कुल, तो इंडिकेटिव सिलेबस जैसा कि आप देख पाएंगे आपके नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है। नोटिफिकेशन के पैरा 12 में यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस आपका दिया हुआ है ना, पैरा 12 में दिया हुआ है। सो इसमें पेपर 1 अगर देखें, द क्वेश्चंस विल बी डिजाइन्ड टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स एंड एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेजेस करेक्टली, प्रिसाइजली एंड इफेक्टिवली। द ऑप्शंस विल बी ऑफ डिग्री लेवल ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी तैयारी करनी है।
शब्दों के ऊपर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और बाकी शब्दों के ऊपर भी हमें थोड़ा सा इसमें हमें काम करना रहेगा। बाकी जो सिलेबस मैंने आपको बताया उसको लेकर के हम लोग अपनी पूरी थीम और पूरी प्लानिंग तैयार करेंगे। ठीक है। सो आगे हमारी मॉडलिटी क्या रहेगी, किस प्रकार से हम लोग सेशंस करेंगे, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। लाइव सेशन मॉडलिटी हमारी क्या रहेगी? हम लोग ऑल्टरनेट डे हमारा लाइव सेशन रहेगा, क्योंकि ऑल्टरनेट डे लाइव सेशन हम लाइव सेशन करेंगे एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे और संडे। ये 4 सेशंस आपके होंगे पर वीक में। संडे को आपका एक मॉक टेस्ट होगा जो कि 200 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा। ठीक है। और ये 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 100 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। जो मॉडलिटी एसएससी की होती है बिल्कुल उसी मॉडलिटी में सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो आप अपने मोबाइल से दे सकते हैं। और जिस प्रकार से आपके सीबीटी में जो प्रश्नों का जो पैटर्न रहता है और जिस प्रकार से एग्जाम लिया जाता है, बिल्कुल उसी मॉडलिटी में इसको डिजाइन किया गया है। तो इसमें आपके कुल 200 प्रश्न रहेंगे, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और इससे आपने अपेयर करना होगा। इसमें हम लोग लाइव क्लासेस की हम पहले बात कर लेते हैं। हमारा जो वीक में एक हिंदी का और एक इंग्लिश का लाइव क्लास हम करेंगे, जिसमें कि लगभग 200 प्रश्नों का हम लोग ऑन स्क्रीन लाइव प्रैक्टिस करेंगे। ऑन स्क्रीन लाइव हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। 200 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और वैसे ही हिंदी व्याकरण का जो हमारा सेशन होगा उसमें भी 200 शब्दों को हम 200 प्रश्नों को हम लोग पर सेशन, जो हमारा टारगेट रहेगा कि हर सेशन में हम लोग 200 प्रश्न, जिसमें कि 2 या 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। जितने भी टॉपिक मैंने आपको शेयर किए, हमारी जो एक योजना है अगले 45 से 50 दिनों की, उसमें इन सारे टॉपिक से संबंधित कम से कम 2-2 सेशन हम लोग करेंगे। तो 200 जो प्रश्न हम करेंगे, उन 200 प्रश्नों में 2 या 3 टॉपिक हम लोग प्रतिदिन रखेंगे। जो भी हमारा सेशन रहेगा, वो कौन से टॉपिक हम रखने वाले हैं उससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपको हम वेल इन एडवांस दे देंगे। जैसे ट्यूसडे को जो हम सेशन करने वाले हैं, मान लीजिए अगले वीक में अगर ट्यूसडे को हम इंग्लिश का सेशन करने वाले हैं, तो 3 या 4 टॉपिक इंग्लिश का जो रहेगा उससे संबंधित आपको हम इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर कुछ सामग्री हमारे पास में है तो हम आपको सामग्री दे देंगे, नहीं तो सामग्री और बुक्स वगैरह, ग्रामर बुक्स जो भी आपके पास में है आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो उससे आप जो भी रूल्स, क्वेश्चंस आप पढ़ें, ट्यूसडे के दिन जिस दिन हमारा सेशन होगा उस दिन हम लोग सीधा सीधा प्रश्नों पे आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट करने के लिए हमारे पास में समय नहीं है। अभी कुछ लोग मेरे को फोन किए और बात कर रहे थे कि सर कॉन्सेप्ट करेंगे क्या, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, पर समय नहीं है। आप सब जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जनवरी से आरएपीसी सेशन कर रहे हैं और पूरे साल हम लोगों ने इसकी तैयारी में लगाया है। तो जो लोग लगातार हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, हमने पूरा कॉन्सेप्ट किया है, कंप्लीट सिलेबस किया हुआ है थियोरेटिकल, बट अभी समय नहीं है। अभी हम लोग क्वेश्चन बेस्ड सेशन करेंगे, वही मॉडलिटी रहेगी। तो 200 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, उसमें हम सारे ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसमें आपको ये अंदाजा भी लग जाएगा कि आप कहाँ पे कम पढ़ रहे हैं, तो आप उस अपने स्पेसिफिक सेगमेंट को ट्रिगर कर सकते हैं, थोड़ा उसमें ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं। उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में यही मॉडलिटी हम लोग फॉलो करेंगे। प्रत्येक सैटरडे को आपका अनुवाद का क्लास होगा, क्योंकि अनुवाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसके लिए समय चाहिए। तो हमारा रिजल्ट जब हो जाएगा, मैं इस बात को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हूं कि जितने भी लोग जिस मॉडलिटी से हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और जिस तरीके से हम लोग मेहनत करेंगे, हम सब लोग मिल करके, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जब इसका रिजल्ट आएगा तो जितने लोग यहाँ पे हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे के सारे लोग पेपर 1 में क्वालिफाई 100% करेंगे ही करेंगे। तो सबको पेपर 2 में जाना है, इसीलिए हम लोग अनुवाद की प्रैक्टिस भी अभी से शुरू करेंगे। प्रत्येक सैटरडे को हम लोग एक अनुवाद का सेशन करेंगे, ताकि आपकी अनुवाद की प्रैक्टिस भी होती रहे। संडे को हमारा मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट की हम बात कर लेते हैं। मॉक टेस्ट जब आप करेंगे तो मॉक टेस्ट के इमीडिएट बाद, तुरंत बाद आपको आपका रिजल्ट पता लग जाएगा, आपने कितने मार्क्स से स्कोर किए। आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे कितनी है वह आपको पता लग जाएगी। उसके साथ साथ में पूरी एनालिसिस आपको पता लग जाएगी कि आपने कितनी गलती करी है, आपने कितना परसेंटाइल स्कोर किया है वह भी आपको पता लग जाएगा, और साथ ही साथ उसका सही सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन भी आपको पता लग जाएगा। इस तरीके से हमारा जो मॉड्यूल है उसमें आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी जो आप मॉक टेस्ट देंगे। इस वीकली मॉक टेस्ट के अलावा हमारे छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज भी मॉक टेस्ट होंगे, मतलब टॉपिक वाइज भी, माफ कीजिएगा, टॉपिक वाइज भी मॉक टेस्ट होंगे। जैसे ट्यूसडे को मान लीजिए कि हम लोगों ने 4 टॉपिक कवर किया, आर्टिकल कवर किया, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में मान लीजिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कवर किया।
तो जो भी 3 या 4 टॉपिक हमने कवर किया उससे संबंधित छोटे छोटे 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन के मॉक टेस्ट आपको उसके लिंक मैं आपको शेयर करता रहूंगा। तो उस मॉक टेस्ट को भी आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार आप चाहें, अनलिमिटेड, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उससे भी आपका जो अभ्यास है वह अभ्यास होता रहेगा। तो ये हमने आपको मॉक टेस्ट की बात बता दी। वैसे ही हिंदी व्याकरण से संबंधित ये दोनों ही चीजें लगातार चलती रहेंगी। इसके अतिरिक्त आपको रोज एक ट्रांसलेशन का पैसेज, जो कि अभी भी दिया जा रहा है, आगे भी रोज आपको एक ट्रांसलेशन का पैसेज मिलेगा, अनुवाद का पैसेज, जिसका अनुवाद आपको करना है। छोटा छोटा पैसेज रहता है, मुश्किल से 20-25 मिनट, आधे घंटे आपको लगने हैं, है ना। और मैं इस बात को लेकर बिल्कुल ही आश्वस्त हूं कि रोज एक अनुवाद करना आपके पेपर 1 की तैयारी पे किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालेगा, इनफैक्ट उससे और मजबूत करेगा, क्योंकि आप अनुवाद करेंगे तो आपकी वोकेब मजबूत होगी, और वोकेब मजबूत होगी तो पेपर 1 के लिए भी काम करेगा। तो ये अनुवाद आप रोज करें, ये आप सभी लोगों से मेरी विनती है, क्योंकि मैं तो पैसेज डाल रहा हूं, लेकिन अगर आप अटेम्प्ट ना करें तो इसमें आपका नुकसान है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मैं तो डेली ही डाल रहा हूं और उसके सॉल्यूशंस भी हम लोग डाल रहे हैं। तो 2 दिनों के बाद या 3 दिनों के बाद में उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाता है। जी पूजा जी, मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, आप इंतजार करें। तो ये आपका हो गया डेली एक ट्रांसलेशन पैसेज। ये चलेगा 16 अक्टूबर तक। 16 अक्टूबर के बाद जैसे ही आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ये अनुवाद पैसेज की संख्या बढ़ जाएगी और हम 2-2 अनुवाद पैसेज, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का, भेजना शुरू कर देंगे। ठीक है। वीकली मॉक टेस्ट की मैंने आपको बात बता दी और सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने बता दिया। इसके अतिरिक्त एक नया हमने एक प्रयास शुरू किया है। कल से आपको रोज 10 से लेकर के 20 के बीच में डेली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस की ना एक अलग से आपको वह बंडल भी आपको मिला करेगा, जिससे आप रोज प्रैक्टिस, निरंतर प्रैक्टिस कर सकते हैं। वह मैं प्रयास करूंगा, सुबह सुबह आपको डेली दे दिया करूंगा। वह किस फॉर्मेट में दूंगा वह अभी थोड़ा सा सीक्रेट है, वो आपको कल पता लग जाएगा। तो लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं जिस फॉर्मेट में भी दूंगा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और आज जब मैं ये क्वेश्चन पेपर्स देख रहा था, तो क्वेश्चन पेपर देखते हुए ये चीज मेरे दिमाग में आई कि सिनोनिम्स, सिंटोनियम्स और इडियम्स, फ्रेजेस एक मुश्किल होता है सबके लिए, क्योंकि इतना याद करना बंडल्स में। तो अगर इसको हम लोग रोज थोड़ा प्रैक्टिस करें ना, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और 40 दिन का समय है, यदि हमने 10-10 भी किया तो 400 होते हैं, कम नहीं होते हैं, ठीक ठाक होते हैं। और हम उसमें से भी कुछ सिलेक्टेड पिकअप करेंगे जो ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये एक नई चीज जो आज तक नहीं थी, आज सुबह तक नहीं थी, आज दोपहर में ये चीज ऐड हुई है, और इसको हम लोग कल से निरंतर शुरू कर देंगे और यह आपको लगातार मिलता रहेगा और बहुत ही मजेदार फॉर्मेट में मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी हम लोग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स, फ्रेजेस करेंगे प्रैक्टिस, यह आपके दिमाग में रह जाएगा, ये भूलेंगे नहीं। तो ये एक नई चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अतिरिक्त हम आ जाते हैं, आप बोलेंगे कि सर ठीक है, पेपर 1 का तो बढ़िया आपने बता दिया, लेकिन पेपर 2 में सर पिछले बार, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी जैसे ही हम अनम्यूट करेंगे शुरू हो जाएंगे कि सर पिछली बार तो मेरा 100 ही आया, उससे पहले तो मैंने 150 लाया था मैं पेपर 2 में, लेकिन पिछली बार पेपर 2 में 100 मार्क्स ही आए। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सबके साथ ऐसा ही है। 100 से 110 के बीच का एवरेज मार्किंग था पिछले साल, क्यों था पता नहीं, बट इस बार हम उसे बढ़ाएंगे, हम प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, हम अच्छा अनुवाद करेंगे और हम बहुत अच्छा ऐसे लिखेंगे। तो ये जो अभी फिलहाल जो स्लाइड में डिस्कस कर रहा हूँ, ये 16 अक्टूबर के बाद की प्लानिंग है, 16 अक्टूबर तक की प्लानिंग नहीं है। पर चूंकि यह एक ओरिएंटेशन सेशन है, इसलिए मैं इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ। 16 अक्टूबर के बाद में आपका हम लोग जो हम अभी पेपर 1 की प्रिपरेशन करें वो चीजें बंद हो जाएंगी। हम लोग पूरा का पूरा अनुवाद और ऐसे प्रैक्टिस के ऊपर आ जाएंगे। हम लाइव ऑन स्क्रीन ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे, जैसा हमने पिछले साल एसएससी मेंस के लिए किया था, पेपर 2 के लिए किया था। पैसेजेस बढ़ जाएंगे, रोज 2 पैसेज और 1 ऐसे डेली आपको लिखना रहेगा, है ना। कुछ लोग मुझे आज बात कर रहे थे कि सर मेरी अंग्रेजी कमजोर है, तो मैं अच्छा ऐसे नहीं लिख पाता हूँ। क्यों अच्छे ऐसे आप नहीं लिख पाते हैं? तो मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना तो नहीं सिखा सकता हूँ ना, क्योंकि आप सभी लोग मास्टर्स डिग्री करके यहाँ पे हैं। जितने भी लोग एग्जाम दे रहे हैं सब लोग स्नातकोत्तर करके बैठे हुए हैं, आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, चाहे आप जिस विषय में भी हो। तो इस स्तर पे आने के बाद में हम यह अपेक्षा नहीं कर सकते, या आप मुझसे भी यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि मैं आपको सेंटेंस कंपोजिशन सिखाऊं कि आप पहले सब्जेक्ट लिखें, फिर वर्ब लिखें, फिर ऑब्जेक्ट लिखें एंड सो ऑन। ऐसा तो नहीं हो सकता है, वो तो आपको आता है। फिर आप क्यों नहीं अच्छा लिख पाते हैं? उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि आप ज्यादा अभ्यास नहीं करते। अगर आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो पहला लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे, पांचवा लिखेंगे। अच्छे लेखक जो हैं, बहुत अच्छे जो लेखक हैं, अच्छे कवि हैं, अच्छे उपन्यासकार हैं,
वो बहुत अच्छे लेखक, उपन्यासकार, कवि, ऐसा नहीं कि पहले दिन ही बन गए, मतलब पहले दिन एक कविता लिखी और एकदम सुपर हिट हो गया, पहले दिन एक उपन्यास लिखा और बिल्कुल बहुत बड़े उपन्यासकार बन गए, नहीं। उन्होंने रोज लिखा, लगातार लिखा, ज्यादा लिखा। जितने ज्यादा उन्होंने जितना लिखा उतना उतना उनका लेखन के ऊपर कमांड बढ़ता गया और उतने ख्याल उनको आते गए, उनके विचार और ज्यादा मजबूत और प्रखर होते गए और फिर वो एक बड़े लेखक बन गए। हमें लेखक तो नहीं बनना, लेकिन हमें अच्छा ऐसे लिखना है, तो हमें लगातार प्रैक्टिस करनी है। रोज यदि आप लिखें ना, जितनी अंग्रेजी आप जानते हैं सफिशिएंट है। यहाँ पे बहुत कैम्ब्रिज और वैसी अंग्रेजी की आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत हाई फाई इंग्लिश आप लिखें, कोई जरूरत नहीं है। आप जो लिख रहे हैं जो भाषा, वह एग्जामिनर को समझ में आ जाए, मतलब इवेल्युएटर को, काफी है। पर ज्यादा लिखें, जितना ज्यादा लिखेंगे आप, उतनी आपके विचारों में भी मजबूती आएगी और आपका जो लेखन कौशल है, जो राइटिंग स्किल है, वह भी और अच्छा और बेहतर होता जाएगा। तो हमारा जो मूल रूप से हमारा एक कह सकते हैं कि जो थीम है ना इस पूरे सेशन का या इस फाउंडेशन की, वो थीम ही अभ्यास के ऊपर आधारित है। हम यहाँ कोई टीचिंग नहीं करते। मैं साफ साफ कहता हूँ कि हम सब लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी आपके साथ में पढ़ रहा हूँ, यहाँ कोई किसी को पढ़ाता नहीं है। हम सब लोग मिलकर अभ्यास कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी। ऐसे के लिए कंटेंट हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। जो भी ऐसे के टॉपिक्स हम देंगे उसके लिए हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। ऐसे राइटिंग और ट्रांसलेशन कंटेस्ट हम करेंगे। ये चीज भी हमने आज इसको ऐड किया है कि जब 16 अक्टूबर के बाद में जितने भी लोग हमारे यहाँ पे हैं, सबके लिए हम लोग ऐसे राइटिंग और ट्रांसलेशन कॉन्टेस्ट करेंगे। कंटेस्ट में क्या होता है कि आदमी की थोड़ी जो कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी थोड़ी ज्यादा बाहर आती है। जब कंपटीशन की भावना आती है ना कि मुझे उससे आगे जाना है, तो हम अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। तो वह भी करेंगे, उसके लिए हम लोग बिल्कुल अभी से तैयारी करेंगे। हमने पहले भी किया था, लेकिन थोड़ा सा उतना ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं हो पाया था। मेरी इच्छा थी कि मैं कुछ सर्टिफिकेट्स और सारी चीजें करें, लेकिन हो नहीं पाया था। बट इस बार हम इसको करेंगे, तो यह हम करेंगे। उसके अतिरिक्त आपका वहां पर भी जैसे 16 अक्टूबर के बाद भी 200 मार्क्स के आपके पेपर 2 के मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें आपका अनुवाद होगा और आपके ऐसे होंगे। और उसमें जो भी आप ऐसे और अनुवाद करेंगे उसका इवैल्यूएशन संडे वाले ऐसे और अनुवाद का इवैल्यूएशन होगा। वीकली जो लिखेंगे डेली उसका नहीं होगा, केवल संडे को जो मॉक टेस्ट में आप लिखेंगे, क्योंकि वो आपको प्रॉपर टाइम फ्रेम में लिखना रहेगा, 2 घंटे के अंदर में उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। जो भी आरएपीसी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो भी एसेस और ट्रांसलेशन होंगे उसका हम लोग इवैल्यूएशन कराएंगे, उनको मार्किंग देंगे, उनको फीडबैक देंगे। ये सारी चीजें उसके बाद में होंगी। टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेंगे हम। तो ये सारी बातें हमारी सेशन मतलब पेपर 2 के जो प्रिपरेशन है उससे संबंधित है। ठीक है, ट्रांसलेशन पैसेज को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं और इसको कैसे अपलोड कर सकते हैं, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। तो देखिए ये बहुत ही आसान है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये बहुत ही आसान है। मैं अब स्क्रीन अगर मेरा दिख रहा हो तो आप लोगों को ये मेरी स्क्रीन दिख गई है। इस स्क्रीन में देखिए ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही हो। मैं थोड़ा बड़ा करने का प्रयास करता हूँ। हाँ ठीक है, ये ऐसा एक लिंक मैंने सभी को भेजा हुआ है ना, ये आप देख पाएंगे ना। एक ऐसा लिंक मैंने सभी को भेजा हुआ है। अच्छा नहीं नहीं, ये तो हम्म, एक ऐसा लिंक जितने लोगों ने भी आरएपीसी में हमारे साथ शुरुआत किया है, ऐसा एक लिंक मैंने भेजा हुआ है। उसमें डेली ट्रांसलेशन असाइनमेंट करके ना एक मैंने ऐसा लिंक भेजा हुआ है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये एक साथ में एक ही स्क्रीन शेयर हो रहा है, दो शेयर नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये आपको दिख नहीं पा रहा है मुझे लग रहा है। तो ये जो लिंक है ना वो क्लासरूम का लिंक है। उसको जैसे आप क्लिक करेंगे ना तो एक पेज आपका आरएपीसी का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आपका आरएपीसी का पेज ओपन होगा, उस आरएपीसी पेज के अंदर में जाएंगे तो आपका क्लास वर्क और इंस्ट्रक्शन करके 2 टैब रहते हैं। उसके अंदर आपको ये हमारा जो डेली का असाइनमेंट है वो मिल जाता है। मैं ऐसा करूंगा,
कि इसके ऊपर एक छोटा सा 30, 35, 40 सेकेंड का 1 मिनट का मैं एक वीडियो बना करके और आपके ग्रुप में डाल दूंगा कि किस प्रकार से आप ये क्लासरूम के ऊपर जाकर के असाइनमेंट्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ ये एक बार में एक ही विंडो शेयर हो रहा है, इसकी वजह से मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको। ठीक है, हाँ, अपलोड कैसे करना है, बिल्कुल अगर आप मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं तो जो आपका क्लासरूम असाइनमेंट है ना, उसके ठीक नीचे ना एक प्लस का साइन, एक प्लस करके बनाया रहता है, प्लस, उस प्लस को क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि क्या आप प्लस करना चाहते हैं, इमेज करना चाहते हैं, आप पीडीएफ करना चाहते हैं, जो भी है। तो आप कहते हैं कि मैं इमेज करना चाहता हूं, तो आप इमेज पे क्लिक कर देंगे। फिर बोलेगा कैसे करना चाहते हैं, आपके पास पहले से फोटो लिया हुआ है या फोटो लेना चाहते हैं। तो अगर आप फोटो लेना चाहते हैं तो वहां पे एक कैमरे का आइकन आ जाएगा, उसको क्लिक करें और अपना फोटो लेकर के और उसका अपलोड कर दे। बहुत आसान है, एक बार आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, आप सब लोग आज के डेट में व्हाट्सएप और टेलीग्राम वाली जनरेशन है, आप लोग तो आराम से कर लेंगे, मुझे पूरा इस बात का भरोसा है, क्योंकि यह बहुत आसान है। ठीक है पूजा जी, चलिए, तो यह हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है, मैं एक इसके ऊपर वीडियो बना करके ना डाल दूंगा आप लोगों के लिए। सो आप लोग इसे कर पाएंगे। यह मुश्किल नहीं है, सब लोग कर पाते हैं, जो भी है सब लोग कर पा रहे हैं, तो यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। वो लिंक को जैसे मैंने जो दिया है ना, उस लिंक को आप क्लिक करते जाएंगे ना, तो उस लिंक के थ्रू आप पहुंच जाएंगे, आप कर पाएंगे, है ना। जो लोग नॉर्मल फेसबुक और व्हाट्सएप चला सकते हैं वो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल मुश्किल नहीं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की व्हाट वी डोंट कवर, है ना। ये जो भी हम लोग आपको जैसे कह रहे हैं कि आरएपीसी, जिन लोगों ने आरएपीसी बैच में जो लोग कंट्रीब्यूट करके आए हैं, तो हमने उनको पूरे 1 साल के लिए हम जो भी एक्टिविटीज करेंगे फाउंडेशन की तरफ से, वो सारी एक्टिविटी आपके लिए है। चाहे वो आईबीपीएस एसओ मेंस की हम प्रिपरेशन कराएंगे बहुत इंटेंसिव, चाहे हम आईबीपीएस एसओ मेंस के इंटरव्यू के लिए हम मॉक कराएंगे, उसकी तैयारी कराएंगे, चाहे यूपीएससी जो लोग भी क्वालिफाई करेंगे, अगर यूपीएससी इंटरव्यू लेती है ईएसआईसी जेटीओ के लिए, तो उसके प्रिपरेशन के लिए मॉक कराएंगे। सारी ही चीजें, या आगे और भी जो इन द वे हो सकता है कि लोकसभा अनुवादक के लिए भी वैकेंसीज आने वाली हो, वो आए, तो ये सारी ही चीजें हम इसमें कवर कर रहे हैं। जो आरएपीसी हमारा पूरा 12 महीने के लिए हम आरएपीसी का एक जो कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं, जिसको 30 अगस्त तक हमने 1999 रखा हुआ है। नॉर्मली इसका 3999 है, पर 30 अगस्त तक, चूंकि बहुत सारे लोग इसमें आना चाह रहे हैं, इसलिए 30 अगस्त तक हमने इसको 1999 रखा हुआ है। तो ये तो आरएपीसी के में हम ये सारी चीजें कवर कर रहे हैं। पर क्या कवर नहीं कर रहे हैं, कवर क्या नहीं कर रहे हैं, जो आईबीपीएस एसओ के एग्जाम का जो पेपर 1 है उसके दौरान जो रीजनिंग पूछी जाती है, वह रीजनिंग हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग मैथ्स कवर नहीं कर रहे हैं, हम लोग जनरल स्टडीज कवर नहीं कर रहे हैं, साइंस से संबंधित हम लोग कोई भी कंटेंट कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम कवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या क्या कवर कर रहे हैं, हम लोग आपका हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर, ट्रांसलेशन, राजभाषा से संबंधित जितने भी कंटेंट है वो सब कुछ पूरा। और उसके अतिरिक्त हमारे लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर डेली आपको करंट अफेयर्स और न्यूज के कैप्सूल्स मिलते हैं, वो आप वहां से ले सकते हैं। उसके लिए हम कोई अलग से सेशन नहीं करेंगे। आप अगर डेली आदत डालें तो आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे, आपको रोज का रोज वहां पे अपडेट मिल जाता है जो करंट अफेयर्स और डेली न्यूज का है, तो वो आप वहां से कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें हम लोग और साथ में ऐसे राइटिंग को लेकर के भी जो भी स्किल्स हैं या जो भी चीजें, तो ये सारी चीजों को हम लोग इस पूरे सेशंस के दौरान कवर कर रहे हैं। पर हाँ, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस इत्यादि ये सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गया कि व्हाट वी डोंट कवर, क्योंकि ये जानना आप सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है कि हम आपको क्या क्या मतलब किन किन चीजों के लिए आप हमारे साथ में जुड़ करके और तैयारी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे मैंने कहा कि जनरल स्टडीज या मैथमेटिक्स या रीजनिंग या जनरल साइंस, इससे संबंधित हम कोई लाइव सेशन तो नहीं करते हैं, परंतु हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर इससे संबंधित मॉक टेस्ट भरे पड़े हैं। तो आप जा करके ना मॉक टेस्ट जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आप किसी और भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मॉक टेस्ट वहां पे ले सकते हैं। बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट है और बाकी मॉक टेस्ट भी कुछ नॉमिनल, जैसे जो लोग भी आरएपीसी के थ्रू आएंगे उनके लिए एसएससी के तो सारे ही मॉक टेस्ट ओपन हो जाएंगे, नॉट ओनली एसएससी जीएसटी, बल्कि उसके अतिरिक्त जितने एसएससी के मॉक टेस्ट हैं वो सब ओपन हो जाते हैं। उसके अतिरिक्त कोई और भी करना चाहता है तो आपको लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा, आप थोड़ा सर्फिंग करेंगे आपको सारी चीजें पता लग जाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग मॉक टेस्ट कैसे करना है, लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर आपको मॉक टेस्ट देना है। एक बार मैं और प्रयास कर लेता हूँ, लर्निंग एप्लीकेशन मैं आपको सीधा डेस्कटॉप साइट दिखा देता हूँ। लगभग इसी तरह का इंटरफेस आपको
मिलेगा मोबाइल पे भी, तो आप उसको देख पाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मॉक टेस्ट करना कैसे है। ठीक है, तो ये हमारा लर्निंग अक्षर एप्लीकेशन का इंटरफेस है, इसका होम पेज है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। पॉपुलर एग्जाम्स में आपको सबसे पहले आरएपीसी है ना, आरएपीसी यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले आपको आरएपीसी दिखेगा, आरएपीसी एसएससी जीएसटी, तो इधर आपने क्लिक करना है, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ट्रांसलेशन टेस्ट, राजभाषा अधिकारी यूपीएससी, एसएससी जीएसटी मॉक टेस्ट, जीएसटी सेक्शनल टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स। जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में अभी और भी हम लोग 2017 के बाद के सारे जितने भी टेस्ट पेपर हुए सब हम लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। अभी 17 का आपका जैसे यहाँ पे है, तो मान लीजिए कि आप इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप इधर से स्टार्ट टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्ट टेस्ट करेंगे, क्लिक हेयर कर देंगे, ये इस तरीके से आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करके आप टिक कर लेंगे एंड आई एम रेडी टू बिगिन। अभी आपका यहाँ से इस तरीके से एकदम बिल्कुल डिट्टो ये मॉडलिटी वही है जिस मॉडलिटी में आप 16 अक्टूबर को एग्जाम में बैठ के एग्जाम देने वाले हैं। जो लोग पहली बार दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि आपको जो वहां पहली बार मिलने वाला है उससे पहले आपको सेम इंटरफेस यहाँ पे मिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग जो भी है ना आप टिक करते जाएं, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, है ना, ऐसे करके आप अपना क्वेश्चन जो भी चाहे आप कर सकते हैं। और ऐसे करके आपने है ना ऐसे कर लिया पूरा 100 क्वेश्चन आपने ऐसे सेव एंड नेक्स्ट कर लिए, फिर आपका है ना हिंदी का शुरू हो गया। तो इस तरह से आपने ऐसे सेव एंड नेक्स्ट करते गए, एक एक क्वेश्चन आप करते गए, है ना। कुछ भी मैं तो ऐसे ही लगा दे रहा हूँ ताकि, है ना, तो ये ऐसे करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन करेंगे, पूछेगा आर यू श्योर टू सबमिट योर टेस्ट, यस आप कर देंगे और फिर दिखा देगा भाई 200 क्वेश्चन थे, आपने 5 जवाब दिए, है ना। कितने जवाब नहीं दिए? 8 नहीं दिए। और नॉट विजिटेड 187 आपने देखा नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, हमने प्रोसीड किया। तो यहाँ पे परसेंटाइल क्या है, परसेंटेज क्या है, रैंक क्या है, एक्यूरेसी क्या है ना, स्कोर क्या है, ये सब कुछ यहाँ बता देगा। फिर आप व्यू सॉल्यूशंस में जाएंगे, व्यू यहाँ पे थोड़ा आप अपना टेस्ट एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है कि सर ये क्वेश्चन में सही नहीं था, ये ऑप्शन सही नहीं था, तो आप यहाँ पे अपना फीडबैक डाल सकते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन वाज नॉट करेक्ट, या मतलब कुछ ऐसा अगर आपको लगता है तो आप अपना यहाँ से सेंड फीडबैक कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से एक एक करके आपको क्वेश्चन के करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर बी है, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा। सिंस द एक्ट इज स्टिल ओपन टू अ कंपैरिजन, हैड will be replaced with has, we use the present perfect when we are talking about an event। तो ये न कि सिर्फ आप टेस्ट ही दे रहे हैं बल्कि साथ साथ आपकी पढ़ाई भी यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पूरा, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, ये सारे टेस्ट आप दे सकते हैं। चलिए, तो ये एक मैंने आपको डेमो दे दिया और आप कर पाएंगे, बहुत आसान है, बिल्कुल एक हैंडी एप्लीकेशन है और बहुत आसानी से आप इसको कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, वैसे भी आगे चल के आप सब अनुवाद अधिकारी बनने वाले हैं, राजभाषा अधिकारी बनने वाले हैं, जहाँ पे टेक सेवी होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदी और राजभाषा अब तकनीक की तरफ जा रही है। ठीक है ना। और इस बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था उसका जो थीम था, उसकी थीम थी, वह थीम क्या थी राजेश जी? वह थीम थी जी सर। राजेश जी, आवाज आ रही है? जी जी बताएं, सर। क्या थीम थी विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की? सर एग्जैक्ट इस समय याद नहीं, बता रहे हैं, याद कर रहे हैं, बता रहे हैं। हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, है ना, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, यानी कि ट्रेडिशनल से, और बिल्कुल बिल्कुल सही दीक्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रेडिशनल से लेकर के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, है ना, हम लोग पहुंच रहे हैं। तो आप सभी लोगों को टेक्नोलॉजी यूज करने की बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है जब आप एज ए अनुवाद अधिकारी विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ होंगे। तो इसलिए ये एप्लीकेशन आप बिल्कुल शानदार तरीके से यूज कर पाएंगे, इस पर कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, जी विशाल जी, बिल्कुल सही, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो
एक सेल्फ स्टडी चैलेंज हमने शुरू किया था हमारे यूपीएससी के दौरान, क्योंकि हमारे पास 40 दिन का समय था, बहुत बड़ा सिलेबस हमें कवर करना था और यूपीएससी को फेस करना था। सो हम लोग उसको जारी रखेंगे। सेल्फ स्टडी चैलेंज कम से कम 2 घंटे ऐसे आपको देने हैं जो आपके अगेन वही कि ट्रेडिशनल स्टडी आवर्स से ये थोड़ा अलग एडवांस स्टडी आवर्स होंगे, ये जो कि आप ये सोच करके देंगे कि भाई चूंकि आप अक्ष फाउंडेशन के साथ में है तो दिस एक्स्ट्रा 2 आवर्स इज योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अक्ष फाउंडेशन, यू कैन से इन अ वे, और दिस एक्स्ट्रा 2 आवर्स दैट यू आर स्टडीइंग दिस यू आर डूइंग फॉर अस, यू नो, फॉर आवर क्लब दैट यू नो आरएपीसी क्लब और आरएपीसी हमारा जो ग्रुप है, फॉर अस यू आर डूइंग दिस एक्स्ट्रा 2 आवर्स। अब ये एक्स्ट्रा 2 आवर्स कब होंगे? ये एक्स्ट्रा 2 आवर्स वो 2 आवर्स नहीं है जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे आप नॉर्मली शाम को 6 से 8, 10, 11 बजे तक पढ़ते हैं, वो तो आप पढ़ें, वो तो आपका समय है, आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ें। उसके बाद यानी कि अगर आप 10 बजे रात तक पढ़ते हैं तो 10 से 11 खाना खाइए और 11 से लेकर 1 बजे तक वह 2 घंटे जो आप पढ़ाई करेंगे, दैट इज द आवर्स विच विल बी काउंटेड इन दिस सेल्फ स्टडी चैलेंज। या फिर कोई बोलता है कि नहीं सर मैं तो रात नहीं पढ़ पाता हूं, मेरे को सुबह में पढ़ना है, यानी कि मॉर्निंग में, तो आप मॉर्निंग में पढ़ें। पर इसके लिए क्या है, छोटी सी शर्त ये है कि जब अगर आप रात को, जो कुछ लोग रात को पढ़ना कंफर्टेबल फील करते हैं, कुछ लोग मॉर्निंग में पढ़ना कंफर्टेबल फील करते हैं, जल्दी उठा 3-4 बजे उठा, बढ़िया फ्रेश अप होके 4 से 6, ऐसा कहते हैं कि सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है और हमारा दिमाग जो है बहुत ओपन होता है, वातावरण बहुत शांत होता है, तो हम जो सुबह में पढ़ते हैं वो ज्यादा हम ग्रास्प करते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। तो आप सुबह में पढ़ना चाहें सुबह पढ़ सकते हैं। शर्त सिर्फ ये है कि जो भी रात को पढ़ रहे हैं वे रात को पढ़ने के बाद जब पढ़ाई खत्म कर लेंगे, वो एक छोटा सा 2 लाइन का कि सर आई हैव स्टडी कंप्लीटेड माय सेल्फ स्टडी चैलेंज फॉर टुडे एंड आई हैव स्टडीड दिस करके 2 लाइन का मैसेज आप ग्रुप में डालेंगे एंड देन यू विल गो टू स्लीप। अगेन जो मॉर्निंग में उठ के पढ़ना चाहते हैं, सर आई हैव गॉट अप एट दिस टाइम, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई हैव प्लान टू फिनिश दिस टॉपिक्स टुडे। जो भी टॉपिक आप उस दिन के लिए सोचे हैं, तो आप मतलब 3 बजे 4 बजे जब भी आप उठ रहे हैं तो आप यह करके, तो इस तरीके से आप ये 2 घंटे का समय स्पेसिफिकली आप देंगे अलग से, एंड दैट इज योर सेल्फ स्टडी चैलेंज। ये बहुत काम करेगा, बहुत ज्यादा काम करेगा आपके लिए, यह वरदान साबित होगा, आप यकीन माने, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, मेहनत का केवल एक ही विकल्प है और वो है मेहनत। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे वही मेहनत का विकल्प है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो है यहाँ से मैं संतोष सर को आमंत्रित करूंगा। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में होंगे, तो इससे पहले कि क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट ना, एप्लीकेशन अभी आप लोगों ने आई एम डैम श्योर कि किया नहीं होगा, तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है एप्लीकेशन करते वक्त, तो सारी चीजें संतोष सर डिस्कस करेंगे। वेरियस सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स हैं, कुछ 1-2 प्रश्न मेरे पास हैं जो मैं बता देता हूं संतोष सर के रेफरेंस के लिए। संतोष जी, जो मैंने एक मुंबई वाला प्रश्न आपसे किया था, जो एक किसी ने मुझसे पूछा था कि उनका नेटिव प्लेस तो मुंबई है पर उनके आधार कार्ड वगैरह मुंबई के हैं, लेकिन जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है वो उत्तर प्रदेश से जारी किया गया है, तो उस स्थिति में क्या होगा, और इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन। एक रंजीत का भी क्वेश्चन था, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो जो भी है वो आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभिषेक जी, ये लोग प्रश्न पूछे उससे पहले मैं कॉमन कुछ पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद अगर उसके बाद भी यदि कुछ क्वेरीज है तो जरूर पूछें, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद इनको कुछ पूछने की जरूरत होगी। जी ठीक है, स्वागत है। ओके, देखिए सबसे पहला क्वालिफिकेशन, सबसे पहला जो आप लोगों का डाउट है क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, तो क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए ऑलरेडी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है। इसमें एक और डाउट होता है लोगों को कि सर मैंने एमए और पीजीडीटी या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एक साथ किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? जी बिल्कुल आप लोग एलिजिबल हैं। और एक चीज आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, रेफरेंस के लिए बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से रेगुलर में एमए हिंदी कराया जाता है, और जो भी विद्यार्थी, जो भी छात्र इस कोर्स के लिए इनरोल कराता है, उसके लिए स्वतः पीजी डिप्लोमा में इनरोल करने का विकल्प होता है, और पैरेलल कोर्स चलता है पीजीडीटी और एमए हिंदी, रेगुलर की बात कर रहा हूं। और 1 साल के उपरांत जब आप एग्जाम लिखते हैं और पास हो जाते हैं तो आपको पीजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, और 2 साल कंप्लीट होने के बाद जब एमए का मास्टर का एग्जाम लिखते हैं तो आपको एमए हिंदी का
सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो और मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर साइमल्टेनियसली एमए हिंदी या एमए मास्टर डिग्री और साथ में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया है, आप बेझिझक आप तैयारी करें, फॉर्म भरें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कहीं से परेशानी वाली बात नहीं। इस संदर्भ में पिछले 2022 की जो परीक्षा में कुछ अभ्यर्थी थे, वो लोग मुझसे डायरेक्टली कंसल्ट किए थे, मैंने उनको गाइड किया था। कुछ रेफरेंस जो थे पहले के, मैंने उनको प्रोवाइड किया था और उन्होंने डीवी में अपीयर किए, उनका क्लियर हो गया और आज के डेट में वो ज्वाइन भी कर लिए हैं। तो इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसका डेट, क्रूशियल डेट है 12 सितंबर। आप लोग याद रखिए कि 12 सितंबर तक आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाना चाहिए। डेट ऑफ इशू 13 सितंबर का हो सकता है, 13 अक्टूबर का हो सकता है, 13 सितंबर 2024 का हो सकता है, डजंट मैटर। आपका डेट ऑफ रिजल्ट जो है 12 सितंबर का होना चाहिए, ऑन और बिफोर 12 सितंबर 2023 या उससे पहले का। यदि मार्कशीट पर डेट ऑफ रिजल्ट कहीं नहीं लिखा हुआ है और डेट ऑफ इशू लिखा हुआ है 14 दिसंबर 2023 या 14 सितंबर 2023, इस सिचुएशन में आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा उस विद्यालय से, उस महाविद्यालय से या उस विश्वविद्यालय से, कि आपका डेट ऑफ रिजल्ट जो है, डेट ऑफ क्रूशियल डेट अर्थात 12 सितंबर 2023 से पहले डिक्लेयर हो चुका था। फॉर एग्जांपल, अभी इग्नू का पीजीडीटी 2022-23 सेशन जुलाई 2022 से अभी जून 2023 का जो सेशन है उसका रिजल्ट अपडेट किया जा रहा है। इस सिचुएशन में यदि आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है 12 सितंबर 2023 तक, और आप बेझिझक अप्लाई कर दीजिए, बशर्ते आपको याद रखना होगा कि आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा इग्नू से। उस सर्टिफिकेट का डेट कभी कभी हो सकता है, जो आप सर्टिफिकेट लेंगे उसमें सिग्नेचर कभी भी हो सकता है, 6 महीना बाद भी हो सकता है, लेकिन उसमें यह लिखना होना चाहिए कि आपका रिजल्ट जो है पीजीडीटी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का रिजल्ट किस डेट तक डिक्लेयर हो चुका था, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद फोटोग्राफ्स, मैं फोटोग्राफ्स को बार बार मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने मैसेज लिखा था और फिर से एक बार बता दूं कि फोटोग्राफ्स का आप जो आप चयन कर रहे हैं उसको ध्यान से, रिसेंट फोटोग्राफ्स आप लीजिए, उसका साइज आप पढ़ लीजिए, कितना पिक्सल होना चाहिए वो आप देख लीजिए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ऑनलाइन एक्सपर्ट बहुत सारे वेबसाइट से ऑनलाइन आपको हेल्प करेंगे, उसके थ्रू रिसाइज कर सकते हैं, या फिर और कुछ नहीं हो रहा है तो फिर आप नियरेस्ट किसी भी साइबर कैफे वगैरह जाकर के वहां से करा लीजिए, लेकिन रिस्क मत लीजिए। उसमें फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, एस्पेक्ट्स या गॉगल्स पहन के फोटो नहीं होना चाहिए, हैट कैप में नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा या बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, साइड में देखते हुए फोटो नहीं होना चाहिए। इतना सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें लिखे हुए हैं और आपको इसको ध्यान रखना है। ध्यान इसलिए रखना है कि गत वर्ष 2022 के एग्जाम के समय मैं सैकड़ों बात कर रहा हूँ, सैकड़ों अभ्यर्थी जो है रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे, इसलिए कि उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया था एसएससी के माध्यम से, बिकॉज उनका फोटो सही नहीं था। एज पर स्पेसिफिकेशन जितना इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि ऐसे फोटो होना चाहिए, उन्होंने वैसे उसको इग्नोर किया था, फलस्वरूप उनका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो गया। अगर आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, एससी और एसटी के लिए कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होता है। उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है एक बार बन गया, थ्रू आउट द लाइफ वैलिड है, उसमें कोई ईयर, कोई फाइनेंशियल ईयर, कुछ अप्लीकेबल नहीं। आप लोग बेझिझक जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है किसी भी ईयर का आप यूज कर सकते हैं। इन केस ऑफ एससी एंड एसटी, इन केस ऑफ ओबीसी हमेशा याद रखिए कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर तक वैलिड होता है, इसलिए कि दोनों आपके इनकम से रिलेटेड होता है। और इनकम सर्टिफिकेट एक इनकम जो है किसी परिवार का, एक फाइनेंशियल ईयर का इनकम का सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है कंसर्न अथॉरिटी द्वारा कि इस फाइनेंशियल ईयर में आपके परिवार का इनकम इतना रुपया था, और उसके बेस पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, आप लोग याद रखिए नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि नॉन क्रीमी लेयर इसलिए ये इनकम से रिलेटेड है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया तो आपका इनकम भी चेंज हो सकता है, आप उस क्राइटेरिया से आगे या पीछे हो सकते हैं। इसलिए अभी जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ओबीसी सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए,
अगर नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, अगर बनवाए हैं, अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर का है तो फिर रिन्यू करा लीजिए, आप लोग के लिए सही रहेगा। लास्ट में डीवी के समय आपको रोना नहीं पड़ेगा कि सर हमारा सर्टिफिकेट जो है 2-3 साल पहले का है, अभी हम क्या कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इसके बाद एक पॉइंट है पोस्ट प्रेफरेंस का। अभी से लोग पोस्ट प्रेफरेंस की तरफ ध्यान देने लगे कि सर इस विभाग में ज्यादा वैकेंसी है, इसमें कम वैकेंसी है। आप लोग याद रखिए, अगर 307 वैकेंसी है, 307 रिक्तियां हैं, तो आपको विद इन 307 कैंडिडेट्स पहले आना है। अगर विद इन 307 है तो आपको कोई ना कोई पद किसी विभाग में तो मिल जाएगा, लेकिन आपको टारगेट क्या होनी चाहिए कि विद इन 307 आना है। और प्रेफरेंस आपसे कब मांगा जाएगा? बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। तो फर्स्ट पेपर का रिजल्ट जब डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद सेकेंड पेपर का एग्जाम होगा और उसके बाद यह प्रेफरेंस आपसे मांगा जाएगा। तब तक इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उसके पहले केवल प्रिपरेशन प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन। एक और चीज मैं बता दूं कि कुछ लोग, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं कि इस संदर्भ में कई कॉल आ चुके हैं मुझे, कई मैसेज आ चुके हैं, इसलिए मैं ये सब सारी चीजें मैं आप लोग को अभी से मैं बता रहा हूं कि पेपर 1 और पेपर 2 में सेपरेट कट ऑफ होते हैं और इसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। उसमें लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन का पैरा 16.3 आप पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि मे बी सेपरेट कैटेगरी वाइज कट ऑफ इन पेपर 1 एंड पेपर 2। आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि पेपर 1 के लिए भी तैयारी करनी है सो दैट कि ज्यादा स्कोर कर सके, और पेपर 2 के लिए भी अच्छी तैयारी करना है सो दैट कि आप मेरिट में आ सकें। और इसके अलावा कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है हर एक कैटेगरी के लिए, आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, इसलिए कि आप क्वालिफाइंग मार्क्स तो क्लियर करेंगे, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स है, आई मीन कि कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स से बहुत ज्यादा होता है। तो आप उस क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में ना सोचे कि अगर 30% है मतलब कि 60 नंबर आ गया तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, नहीं। कट ऑफ जाएगा 120 और 60 नंबर ला करके आप बैठे रहेंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं रहेगा। इसलिए कि उस 30% 40% के चक्कर में ना पड़िए, आप लोग को मेरिट लिस्ट में आना है तो मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा। जैसे कि सर ने बताया, अभिषेक जी बता चुके हैं, 150 160 आपके टारगेट होना चाहिए, इससे ज्यादा जितना ला सके अच्छी बात है। और एक पॉइंट नंबर 17 है, एक अभ्यर्थी का मुझे कॉल आया था सुबह आज कि सर किसी ने बताया कि सर पेपर 1 में उसके हिंदी और इंग्लिश पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसके लिए भी अलग अलग से कट ऑफ होते हैं। जी नहीं, उसके लिए अलग अलग से कट ऑफ नहीं होते हैं। वह किस लिए है? अगर पैरा 17 आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इन केस ऑफ टाई, अगर 2 कैंडिडेट्स का एक ही मार्क्स है और वह अंतिम कैंडिडेट है, मतलब 105 फॉर एग्जांपल किसी कैटेगरी में 20 वैकेंसी है और वो 20वां कैंडिडेट और 21वां कैंडिडेट दोनों का मार्क्स सेम है, इस सिचुएशन में क्या क्या क्राइटेरिया है? उसके लिए 2-4 पॉइंट्स है कि पहले किस आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि किसको दिया जाए, किसको सेलेक्ट किया जाए, किसको रिजेक्ट किया जाएगा। उसमें एक पॉइंट है कि हिंदी पेपर में पेपर 1 का हिंदी जो है पार्ट 1, उसके में प्राप्तांक देखा जाएगा कि दोनों में से किसका प्राप्तांक ज्यादा है, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उसका मतलब यह है, आप लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा, और एक सर्विसमैन के लिए मैं एक जानकारी बता दूं कि एक सर्विसमैन के लिए जो एज रिलैक्सेशन है वह टोटल एज आज के डेट में, मान लीजिए कोई एक सर्विसमैन है 45 इयर्स का, उसमें से उनका सर्विस माइनस किया जाएगा। सपोज उन्होंने सर्विस किया 20 साल, 45 माइनस 20 इयर्स, 25 इयर्स हुआ, और 3 साल और 25 प्लस 3 28, और टोटल एज कितना है? मैक्सिमम एज है 30, मतलब कि 45 इयर्स का एक सर्विसमैन भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ही कैन अप्लाई। और उसमें एनेक्सर 7 आप लोग देखिएगा, एनेक्सर 7 में अगर कोई एक सर्विसमैन इसमें ग्रुप में है तो उसमें एनेक्सर 7 में एक दिया गया है प्रोफार्मा अंडरटेकिंग दिया गया है। उस अंडरटेकिंग में देखिएगा एज रिलैक्सेशन, ऐसे एक सर्विसमैन जो ऑलरेडी बैंक में या फिर कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा।
क्योंकि यह पद जो है ग्रुप बी का है और ग्रुप बी में एक सर्विसमैन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, किसी प्रकार का रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, ओनली एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए भी आप एलिजिबल हैं। अगर किसी और पद पे ऑलरेडी कार्यरत है, ऑलरेडी आप ज्वाइन कर चुके हैं, चाहे वो बैंकिंग हो या भारत सरकार की कोई विभाग हो, फिर भी आप एलिजिबल हैं। फॉर्म भरते समय बिल्कुल आप लोग सावधानी बरतें। 12 सितंबर तक लास्ट डेट है। उसके बाद करेक्शन के लिए 13 और 14 सितंबर 2 दिन का टाइम दिया जाता है, दिया जाएगा। और उसमें उसके लिए कुछ चार्ज है, 200-500 रुपए, कुछ 200 से 500 रुपए तक का चार्ज है। लेकिन वो सिचुएशन ना उत्पन्न हो, इसलिए फॉर्म फिलअप करते समय बिल्कुल सावधानी बरतें। इसके अलावा और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभिषेक जी अगर सुन पा रहे हैं तो इनको अलाउ कर दीजिए, सो दैट कि प्रश्न पूछ सकते। संतोष जी मैं अलाउ करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं जी, ठीक है। मैं अलाउ, मैं आप लोग अपना क्वेश्चन रख सकते हैं थोड़ा सिस्टमैटिक मैनर में, है ना? हाँ, एक एक करके जी, सब लोग एक साथ ना पूछें, जो एक एक करके आप लोग पूछें। लेकिन हाँ, वैसे प्रश्न जरूर पूछे जो कि इसमें मैं कवर ना कर पाया हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अवॉइड करें, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक हो गया ना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं अभिषेक जी, एक प्रश्न किसी विद्यार्थी किसी अभ्यर्थी का था, जो कि आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है ओबीसी का, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश से, और आप अभी रह रहे हैं किसी और स्टेट में, किसी और सिटी में। ऐसे सिचुएशन में आप ओबीसी से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते फॉर्म फिलअप करते समय परमानेंट एड्रेस आपका वही एड्रेस होगा जहां से आपका कास्ट सर्टिफिकेट जारी हुआ है। तो ये सभी के लिए है, इन केस ऑफ ईडब्ल्यूएस, इन केस ऑफ ओबीसी, इन केस ऑफ एक प्रश्न है संतोष जी। जी, एक प्रश्न है कि जैसे अगर किसी के पास ऑलरेडी कास्ट सर्टिफिकेट है जी, तो क्या वह जो प्रारूप एसएससी ने दिया है, जहां तक मुझे लग रहा है कि एसएससी का प्रारूप स्टैंडर्ड प्रारूप होता है ना? जी, एसएससी का जो प्रारूप है वो भारत सरकार द्वारा जारी स्टैंडर्ड प्रारूप है। और यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए होता है कि खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार में जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं उसमें उस छोटे दिखाई देते हैं, काफी मतलब शॉर्ट में होते हैं, और जो फॉर्म दिया जाता है उसमें वो काफी लंबा चौड़ा, दो देखिएगा इस फॉर्मेट में जो विज्ञप्ति के साथ जो इनक्लोज किया गया है उसमें भी 2 पेजेस हैं। दिक्कत ये होता है कि लोग पढ़ते नहीं, उसमें लिखा हुआ है एक जगह स्टार दे करके कि डिलीट व्हिच एवर इज नॉट एप्लीकेबल। उसमें 10 से 15 एक रेफरेंस के लिए दिए गए हैं, और वह एक जो है स्पेसिफिक राज्य से संबंधित है। मान लीजिए कि एक सर्टिफिकेट बिहार के कैंडिडेट के लिए जारी किया गया, तो बिहार के लिए जो एक्ट अप्लीकेबल है उसी एक्ट को उस सर्टिफिकेट में रखने हैं। बाकी जो इरेलीवेंट एक्ट है उसको वो लोग अपने सर्टिफिकेट में नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से वो जब सर्टिफिकेट जारी होता है तो बहुत छोटा हो जाता है, लोगों को कंफ्यूजन होता है। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। और यूपी और बिहार या फिर ऐसे राज्य जहां पे हिंदी में सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए एक मेरा सुझाव है कि आप एसएससी का वेबसाइट खोलिए, उसमें आप राइट साइड में देखिएगा तो हिंदी इंग्लिश, वेबसाइट को हिंदी या इंग्लिश में पढ़ने का आपके पास विकल्प है। आप हिंदी सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कैंडिडेट्स के लिए जो दिए गए हैं वहां पे जाइए उस टैब में, और वहां पे प्रपत्र हैं, सारे प्रपत्र हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, अपना दिव्यांगजन और भी जो भी सर्टिफिकेट है, सारे प्रपत्र हैं। आप प्रपत्र डाउनलोड कीजिए हिंदी में और अपने सर्टिफिकेट से मिलाइए कि क्या उसी फॉर्मेट में है या नहीं है। अगर उस फॉर्मेट में है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेट इट बी हिंदी और इंग्लिश। और यदि उस फॉर्मेट में नहीं है तो फिर आप उस फॉर्मेट में बनवा लीजिए। ठीक है। एक प्रश्न और है कि मुझे लग रहा है शायद इस प्रश्न को तो आपने क्लियर कर दिया है कि अगर कोई ओबीसी से ज्यादा कट ऑफ मार्क्स लेकर के आता है तो क्या वो जनरल कैटेगरी में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, बिल्कुल जनरल में आएगा, बशर्ते कि उन्होंने ओबीसी का कोई भी रिलैक्सेशन नहीं लिया। अगर आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया, आपको जनरल के अगेंस्ट में आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, भले आप मार्क्स जनरल अनरिजर्व से ज्यादा लेके आएंगे, क्योंकि आप एज रिलैक्सेशन ले चुके हैं, अर्थात आप ओबीसी ही है। आपको जब भी
आपको कंडीशन को कंसिडर किया जाएगा, ओबीसी सीट के अगेंस्ट में कंसिडर किया जाएगा। ऐसे ही दूसरे कैटेगरी के लिए भी है। देखिए मीडियम सर्टिफिकेट जरूरी है, उसमें सर्टिफिकेट का डेट से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग मीडियम सर्टिफिकेट जिनके पास नहीं है, आप बिल्कुल ना समझें कि सर 12 सितंबर के पहले मेरे को मीडियम सर्टिफिकेट लेने हैं क्या, नहीं। आप 12 सितंबर 2024 को भी ले लीजिए, मतलब बिफोर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं कभी भी, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। मीडियम सर्टिफिकेट किसी भी डेट को जारी किया जा सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कब पास हुए हैं और डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट क्या है, कोई लेना देना नहीं। सर जैसे मास्टर डिग्री और पीजीडीटी यदि डिस्टेंस से दोनों एक साथ है तो वैलिड है? मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। मुझे लगा रेगुलर वाले आप बोले थे ना सर। रेगुलर में भी कोई रेगुलर में भी वैलिड है, तो व्हाई नॉट डिस्टेंस, बिल्कुल वैलिड है अनडाउटेडली। आप गूगल पे सर्च कीजिए यूजी पीजी साइमल्टेनियसली या फिर 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली थ्रू यूजीसी, ऐसे करके कुछ भी एक कीवर्ड्स डाल के सर्च कीजिए, यूजीसी का आपको एक आदेश मिल जाएगा जो रिसेंटली 2022 में जारी किया गया है। और एक कैंडिडेट का प्रश्न था, उन्होंने टाइप करके भेजा था शुरू में ही कि एक उनका कोई दोस्त है जो है 2023 में अभी यूजी कंप्लीट किया है। सर जी मैं ये जानना चाहता हूं कि 2023 में अगर यूजी कंप्लीट किया है, बीए कंप्लीट किए हैं और अभी एडमिशन ले रहे हैं पीजी डिप्लोमा में, वो एलिजिबल ही नहीं है। जब एलिजिबल नहीं है तो प्रश्न कैसे, फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं? अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं गलत जानकारी दे करके तो या अगेंस्ट द एथिक्स हुआ होगा, ये एक क्राइम हुआ। आप नोटिफिकेशन पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या चार्जेस लग सकते हैं गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो गलत इन्फॉर्मेशन अवॉइड करें, आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा ना दें जो कि गलत हो। सर आय और निवास भी बनवाना पड़ेगा क्या कि खाली ओबीसी से सर्टिफिकेट से चल जाएगा? निवास का कोई लेना देना नहीं है। ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है, आय बिना आय का ओबीसी सर्टिफिकेट बनेगा नहीं। आप आय सर्टिफिकेट बनवाइएगा तभी ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट बनेगा, इसलिए कि नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट ओबीसी से रिलेवेंट, सॉरी नॉन क्रीमिलियर ओबीसी का सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र से, आय से डायरेक्टली रिलेवेंट है। सर यूपी में बन जा रहा है बिना आय के भी, वो अच्छी बात है, तो वो चेक कर लेते हैं जो लेखपाल उसके होते हैं। ओके ओके अच्छी बात है। नहीं तो वो कहीं ना कहीं उनका एक जी हाँ कहीं ना कहीं उनका चेकिंग का सिस्टम है ना कि इनकम इनका जो है ये नॉन क्रिमिनल के क्राइटेरिया में आ रहे हैं। तो आय सर्टिफिकेट के बदले में वो आय अगर उसमें लिख दिए, अपने निरीक्षण में लिख दिए कि उन्होंने कहा इनका आय जो है इससे कम है, तो मतलब वही हुआ। जी सर। लिटरेचर से भी क्वेश्चन आएंगे। हाँ जो क्वेश्चन रिपीट करना है, ये जो सेशन है ये रिकॉर्ड है और मिल जाएगा, तो दोबारा भी देख करके जो जहाँ बीच में अगर आपका नहीं हुआ तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर अभी भी नहीं है तो बाद में भी आप लोग कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न में एक बार देख लें, कुछ प्रश्न जो रिपीट ना हो रहे हैं। देखिए सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी एक बार पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन में। अगर सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी लिखा हुआ है कि एसडीओ एंड अबव होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको अगर सर्कल लेवल पे बनवाया है, सर्कल ऑफिसर से या तहसीलदार लेवल पे बनवाया है, तो आप जो है एसडीओ या डिस्ट्रिक्ट डीएम से बनवा लीजिए, जरूर बनवा लीजिए। और लास्ट डेट अपियरिंग वालों को कब तक रिजल्ट इशू होना चाहिए? 12 सितंबर, मैं क्लियर कर चुका हूं, 12 सितंबर तक विशाल जी, 12 सितंबर तक रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। अगर नहीं डिक्लेयर हुआ, यू आर नॉट एलिजिबल। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि सभी के प्रश्न, लगभग सारे प्रश्न क्लियर हो गए। जी बिल्कुल अंजलि जी, जो भी लोग लाइव सेशन अटेंड नहीं कर पाएंगे, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी और सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी और आप जब चाहें अपनी क्लासेस देख सकते हैं। सो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा पहला सेशन होगा। आज तो चलिए इंट्रोडक्टरी सेशन था और कल से जो है हम लोग शुरू करेंगे
एक एक वीक या दो दो वीक का आपको लगातार शेड्यूल मिलता रहेगा कि किन चीजों किन किन टॉपिक्स के ऊपर हम लोग क्लास करेंगे, उसकी आप लोग तैयारी करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सेशन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सर, गुड शुभ नाइट। रात्रि सभी को। थैंक यू सर, शुभ रात्रि सर। शुभ। सर पेमेंट फोन पे से करना है? आप एक नंबर नोट कीजिए, फोन नंबर। सर पेमेंट फोन पे करना है? आप जो आज फाउंडेशन का ऑफिशियल नंबर है ना, उसको व्हाट्सएप डालिए, आपका नाम और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है सर, ओके थैंक्स। जी।
अरे मनीष जी, अभी तक हैं आप?